एक सीट ऐसे भी पड़ी होना चाहिए ताकि लोग सरप्राइज है हमेशा, ये किस लिए रे को टर्न कराना, फिर उनको एक दिन तो रे पता तो चले यार कि वैसे ही अच्छा टर्न कर इसलिए था। जाती, एक बाउंड्री हो तो भी रे टर्न कर जाती हाँ है। भाई, प्रिज्म का तो काम यार क्या है? एक बाउंड्री होती है तो रे प्रिज्म टर्न का करती काम है, है रे का लेकिन दो बाउंड्री हो तो रे दो सेम सेंस में ज्यादा टर्न करती है। दो दो देखो लोग जरा, एक रे पढ़ाएंगे, आई, बच्चे कितना पढ़ जाएंगे। ये कौन पढ़ा रहा है यार? अच्छा, ये भी प्रिज्म ही शुरू किया है। क्लॉकवाइज टर्न कर, प्रिज्म का काम है रे को टर्न कराना। तो अगर प्रिज्म में कोई रे, तो रे को टर्न तो यार हम लोग एक सिंगल बाउंड्री से भी करा ही लेते हैं, बट प्रिज्म में क्या फायदा है? प्रिज्म में फायदा है कि पहले एक बाउंड्री टर्न कराएगी और जिस सेंस में ये टर्न कराएगी उसी सेंस में दूसरी भी टर्न कराएगी, तो डबल डबल टर्निंग हो जाएगी। अच्छा, टर्निंग क्यों चाहिए? प्रिज्म का मेन काम ना डिस्पर्जन ऑब्जर्व करने के लिए होता है, और डिस्पर्जन तभी बढ़िया होगा जब टर्निंग बढ़िया होगी। तो हमें डिस्पर्जन नहीं पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि डिस्पर्जन अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम प्रिज्म में पता है केवल क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिंगल रे की टर्निंग। प्रिज्म के दो डिस्कशन है, एक है सिंगल रे डिस्कशन, है ना, जिससे हमें प्रिज्म के बेसिक समझ में आते हैं, और दूसरा है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन वैसे भी अलग ही रखा जाता है ना। तो हम डिस्पर्जन किनारे करते हुए केवल क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल रे टर्निंग। तो एक कलर की रे को अगर हमने प्रिज्म में डाला है तो पहली टर्निंग ये बाउंड्री करेगी और दूसरी टर्निंग वो बाउंड्री करेगी, तो रे की अच्छी खासी टर्निंग हो जाएगी। और किसी रे की टर्निंग को मेजर करने के लिए हम लोग एक नाम देते हैं डेविएशन, शुरू से दे रहे हैं। क्या रिफ्लेक्शन के दौरान हमने डेविएशन नाम यूज किया था, है ना, रिफ्रैक्शन के दौरान डेविएशन यूज किया, यहां भी हम डेविएशन। तो डेविएशन क्या है? रे जिस रास्ते में जा रही थी उसको मैंने थोड़ा ट्रेस करके आगे बनाया है। देखो ये जाने वाली रे थी और ये फाइनली बाहर निकलने वाली रे है। ये एंट्री वाली यानी इंसिडेंट रे थी और ये एमिटेड रे कह सकते हैं। उनके बीच में जो एंगल ये बना है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ और नाम यहां इन्वॉल्व हुए हैं। तो खैर ये रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री 1 है, ये रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री 2 है, यानी ये दो सरफेसेस हमारे लिए मैटर करती है। ये सरफेस केवल रखने के काम आती है, आई मीन प्रिज्म को रखे कैसे, तो इसका कोई काम नहीं है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, या समटाइम इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, है ना, वो इस सेंस में है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। आई क्या था? इंसिडेंट रे का एंगल विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी फाइनली जब बाहर निकली तो किस एंगल से निकली उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। R1, R1 क्या है? पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिज्म के अंदर एंगल बना है विद द नॉर्मल, तो R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, ये प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकेंड है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, बट नाम R क्यों दे दिया गया है? क्योंकि सब दोनों प्रिज्म के अंदर है, थोड़ा एक जैसे रहेंगे इस वजह से। तो इस टॉपिक में डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या है? हम इस टॉपिक में किसके बारे में जानना चाहते हैं? बताएं। सेम होंगे? मैं पूछ रहा हूं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या बताओ, ये रे का एंगल बदल दो तो R1 भी बदल जाएगा, R2 भी बदल जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हो सकता है मैंने डायग्राम ऐसा बनाया तो तुम्हें R1 R2 एक जैसे लग रहे हो। तुम सोचो R1 किस पे डिपेंडेंट है?
आई पे, आई बदल जाएगा तो R1 बदल जाएगा, और R1 बदलेगा तो R2 भी बदल जाएगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि R1 R2 सेम हो। हाँ, मुझे बताओ, रिफ्रैक्शन के दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल लॉ के हिसाब से तय होते हैं कि नहीं? और अब अगर ये वाला एंगल बदल जाए तो नॉर्मल के साथ R2 बदल नहीं जाएगा। तो तुम्हें सेम लग रहे हैं यहाँ पे, वहां भले हो सकता है लग रहे होंगे। इसका मतलब R1 R2 पे अभी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। क्या तुम्हें सेम लग रहे हैं अभी भी? तो R1 R2 और I E सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सेम नहीं कहेंगे। हाँ, R1 I पे डिपेंड कर रहा है, R2 R1 पे डिपेंड कर रहा है, E R2 पे डिपेंड कर, तो सब एक दूसरे, I बदलेगा तो सब बदलेंगे, है ना। लेकिन कोई भी दो सेम होंगे नहीं होंगे, ये सब ऐसी बात अभी हम कुछ कर नहीं सकते। बात क्लियर है? तो हमारे डिस्कशन का मुद्दा क्या है, इस टॉपिक में हम क्या जानना चाहते हैं, मेन कैरेक्टर इस टॉपिक का क्या है, जिसके पीछे कैमरा रहेगा हमेशा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हम जानना चाहते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये हमारे टॉपिक का मेन मुद्दा है, और ये हम गिवन डेटा से रिलेट करना चाहते हैं। हमेशा जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो कोशिश करते हैं उस फॉर्मूले में डायनेमिक पैरामीटर्स ना हो। अच्छा बताओ, इसमें I R1 R2 E ये सब फिक्स पैरामीटर है या डायनेमिक पैरामीटर है? डायनेमिक है। I बदलेगा तो सब बदलेगा, सब डायनेमिक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डेल्टा का आंसर कम से कम डायनेमिक टर्म में आए। अब आ रहा है तो फिर आएगा ही। तो डेल्टा को हम लोग रिलेट करने वाले हैं इन सब चीजों से। जरा देखो, यहां पे एक ट्राइंगल बनाया मैंने। डेल्टा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल के बराबर होता है। ओके, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा मैं लिखने वाला हूं। कोई मुझे बता सकता है कि ये कितना होगा? देखो यार, ये 90 है, ये R1 है, तो ये कितना होगा? हाँ, अरे देखो यार, ये R1 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा? नहीं कह सकते। अरे इससे क्या मतलब, 90 से क्या मतलब, सॉरी जस्ट अ मिनट, 90 से कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ, ये पूरा कितना है? ये देखो वर्टिकली अपोजिट I, तो ये पूरा कितना I, तो ये कितना होगा? I माइनस R1। ओके, ये E है, तो ये पूरा कितना होगा? E, तो ये कितना होगा? E माइनस R2। तो डेल्टा कितना आएगा? डेल्टा कितना आएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये कितना आएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। कितना हो गया? ओके, खैर अभी सब कुछ हमें डायनेमिक नजर आ रहा है, सब कुछ डायनेमिक नजर आ रहा है। I E R1 R2 सब डायनेमिक नजर आ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें फिक्स पैरामीटर में आए। तो देखो जरा, एक और चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं इस प्रिज्म में। देखो जरा, ये चार साइड एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हैं, और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो चार में दो तो 90 90 है। देखो, ये 90 है, ये 90 है, ये A है, और ये पता है कितना है? 180 माइनस R1 प्लस R2। तो चारों एंगल का सम हम करने वाले हैं 90 प्लस 90 प्लस A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2, और मिला के कितना होगा? 360। ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना होगा? पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो भी हमने बीच में यूज कर लिया है। तो 90 90 ये और ये तीनों का एंगल कितना होगा? 360। और अभी अगर हम ये 180 ये 180 360 से काट देते हैं तो R1 प्लस R2 पता है कितना आ जाएगा? A। हम अब दो डायनेमिक टर्म से छुटकारा पा चुके हैं। डेल्टा का आंसर आ चुका है I प्लस E माइनस A। हालांकि अभी भी डेविएशन का आंसर बहुत बढ़िया नहीं आया है। डेविएशन ऑफ
रे इन जनरल, ये फॉर्मूला आया है, इन जनरल ये फॉर्मूला आया है I प्लस ई माइनस ए, यानी ले दे के हमें ये फॉर्मूला हर हाल में पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। आराम से देख लें, समझ लें, नोट कर लें। डन। तो हम लोगों को यहाँ डेल्टा का एक इन जनरल आंसर मिल गया है। और कितना आया है डेल्टा का आंसर? डेल्टा का आंसर आया है I प्लस ई माइनस ए। इनमें से I क्या है सबको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फर्स्ट सरफेस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एट सेकेंड सरफेस, और A क्या है, एंगल ऑफ टेंशन। देखा जाए तो इनमें फिक्स पैरामीटर केवल और केवल A है, बाकी सब डायनेमिक है। खैर, तो अब है, इसमें हम इससे ज्यादा चीजों को छोटा नहीं कर सकते। ये डेविएशन का इन जनरल फॉर्मूला है। तो किसी ने सोचा कि ठीक है, चलो डेविएशन का आंसर बहुत गंदा आया है, तो किसी कंडीशन में शायद ये आंसर बढ़िया आने लगे। तो I और डेल्टा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया, I और डेल्टा के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो अगर I के हर एंगल पर सेम सेंस टर्निंग नहीं मिलती है। ये सेम सेंस टर्निंग क्या है, मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। जैसे मैंने एक रे इधर डाली, रे अंदर की तरफ टर्न करी, नॉर्मल इधर है, ठीक है, चलो ये पुराने वाले डायग्राम से मैच करता है। एक रे मैंने इधर डाली और रे इधर चली गई, नॉर्मल की तरफ टर्न करी, और अब हम दूसरा नॉर्मल बना रहे हैं। देखो जरा, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल रे के ऊपर आ रहा है। यहां बताओ नॉर्मल रे के, ये देखें, ये रे है, ये रे है, ये रे है, एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, क्या दोनों नॉर्मल रे के नीचे हैं? और ये फॉर्मूला इन्हीं एजम्पशन के साथ लाया गया है कि दोनों नॉर्मल रे के नीचे हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल और ये दूसरा वाला नॉर्मल, सॉरी दूसरा वाला नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, सॉरी, खैर मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों हर सिचुएशन में नॉर्मल नीचे रहे, इस डायग्राम के लिए हर I पॉसिबल नहीं है, हर I पॉसिबल नहीं है, वरना नॉर्मल की डायरेक्शन बदल जाएगी और पुराने रूल काम नहीं करेंगे। तो हम I के लिमिटेड दायरे पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत छोटे और बहुत लार्ज के लिए नहीं। और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है कि I बदलते रहे, 0 1 2 30 40 50 60 70, ऐसा कुछ 90 तक नहीं पहुंचना, और यहां 0 के करीब नहीं पहुंचना है। तो डेविएशन का कुछ ऐसा सीन देखने को मिला। अब ये सीन कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहा है? कि कोई डेविएशन डेल्टा, कोई खास डेविएशन डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एग्जिस्ट करता है। सेम डेविएशन डेल्टा एग्जिस्ट फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ग्राफ हमें सजेस्ट कर रहा है, और ये बात हमें बड़े आराम से हजम होने वाली है। मुझे एक बार बताओ, अगर यहां से मैंने रे, थोड़ा देर के लिए सोचो कि 60 डिग्री पे डाला है और ये रे 40 डिग्री पे बाहर निकली है, ठीक है,
60 डिग्री पे डाला है, 40 पे बाहर निकली है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ध्यान देना जरा, अगर मैं यहां पे रे इधर से डालने लगूं 40 डिग्री पे, तो रे ऐसे जाएगी, ऐसे उसी अंदाज में बाहर निकलेगी जैसे जैसे आई थी। दैट इज रिवर्सिबिलिटी, रे की रिवर्सिबिलिटी। तो फिर क्या इसका रास्ता ये है और जाने वाला रास्ता ये होगा, तो ये उसका डेविएशन होगा। देखो ये डेविएशन और डेविएशन अलग होंगे क्या? ज्योमेट्री खुद ही बता रही कि दोनों डेविएशन सेम होंगे। तो ये बात तुम ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई और ई हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे आई 60 ई 40, तो क्या आई और ई इंटरचेंजेबल है कि नहीं है? जब आई 60 है तो ई 40 है, जब आई 40 होगा तो ई 60 होगा, और दोनों ही केस में डेविएशन सेम आएगा। यानी कुल मिला के ये आई और ई का पेयर ही है जो डेविएशन दे रहा है ना। यानी यहां पर आई एंड ई आर इंटरचेंजेबल। ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आई को अगर तुम ई बना दोगे तो ई आई बन जाएगा, आर इंटरचेंजेबल। यानी कुल मिला के अगर मैं कहता हूं ये 40 डिग्री पे डेविएशन मिला है और ये मैं कह रहा हूं कि इस समय आई है, तो ये कुछ 60 डिग्री होगा और ये क्या होगा? ई। कोई कहे नहीं ये आई है तो फिर ये क्या होगा? ई होगा। तो ऐसा होना ही चाहिए था, दो एंगल के लिए सेम डेविएशन मिलना ही चाहिए था। बात क्लियर है? बशर्ते कि वो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करे जिस ज्योमेट्री के लिए हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं। अब जरा देखें, यहां दो डेविएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी यहां से भी एक आई ई पेयर मिलने वाला है नया। नहीं, आई थोड़ा बड़ा होगा तो ई थोड़ा छोटा होगा, ऐसा हम देख रहे हैं ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन यार एक जगह ऐसी भी है जहां डेविएशन सबसे कम है, वहां पर दो एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है यार? दो एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जहां मिनिमम डेविएशन है। हाँ, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन देयर इज ओनली वन एंगल। अब एक ही एंगल है, इसका क्या मीनिंग निकालोगे यार? इसका सीधा मतलब है कि आई और ई इस जगह बराबर हो जाते होंगे। भाई ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आई के लिए ई नहीं होगा, आई होगा, ई भी होगा, और लेकिन दोनों अगर सेम है तो फिर एक ही एंगल एग्जिस्ट करेगा। यानी हम इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एक बात की गारंटी ले रहे हैं कि उस समय आई और ई क्या होगा? बराबर होगा। और आई बराबर होगा तो पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी? इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? रे ऐसे जाएगी, फिर बिल्कुल सीधी जाएगी पैरेलल टू द बेस, और फिर बिल्कुल उसी अंदाज में निकलेगी जिस अंदाज में। नहीं, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आई और ई बराबर है तो क्या स्नेल लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं 1 से n जाने में आई का r हुआ है, तो क्या 1 और n के पेयर के लिए ये भी क्या होगा? r होगा। यानी दो बातें और समझ में आ रही हैं क्या? इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या बताओ? रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस। क्या ये बेस के पैरेलल है? एक बात हमें समझ में आ रही है। दूसरी बात, इफ आई एंड ई इक्वल है तो ये क्या बता रहा है कि R1 और R2 भी इक्वल होगा। तो हम उसको अलग अलग नाम ना देके सिर्फ क्या दे देते हैं? R दे देते हैं। अच्छा, क्या R1 R2 का सम हमने A देखा था? तो R और R का सम कितना होता है? A। तो R इक्वल टू कितना आ गया? A/2। यानी अब ये R कोई राज नहीं रहा है, अब ये R हमें पता चल गया है। और वो R कितना है? ये R A/2 है। मतलब अब हम R को साफ साफ लिख सकते हैं कि R बराबर यहां क्या होता है? A/, ये वाला R भी A/2 है और ये वाला R भी A/2 है।
क्या केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में कुछ चीजें पर्टिकुलर होती जा रही हैं, खास होती जा रही हैं। तो हम लोगों के लिए यार सबसे इंटरेस्ट वाली चीज इस टॉपिक में फिर अब और क्या आ गई। अभी तक हम अपना कैमरा किसकी तरफ फोकस कर रहे थे, डेविएशन की तरफ, लेकिन अब हम अपना कैमरा फोकस करने वाले हैं डेविएशन के भी खास डिस्कशन पे, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमने क्या देखा है कि आर फिक्स हो चुका है। अच्छा बताओ, मिनिमम डेविएशन के लिए अगर आर फिक्स हो चुका है तो आई भी खास होगा। उस आर के लिए आई भी लाया जा सकता है, क्या लगा के, स्नेल लॉ लगा के। तुम कहोगे उसमें एन की जरूरत पड़ेगी, तो एन तो फिक्स होता ही है। आर फिक्स एन फिक्स, तो आई भी उससे रिलेट होके कुछ आएगा, और उससे रिलेट होके अगर आई आएगा तो डेल्टा भी डायनेमिक टर्म से इंडिपेंडेंट आएगा नहीं। तो अब हम हेडिंग डाल सकते हैं मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। आई मीन हमें डेविएशन लाना है फिर से, लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये ग्राफ नोट कर लिया है। तो यार डेविएशन का अभी इन जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। क्या मिनिमम डेविएशन के केस में क्या क्या बराबर मैंने बोल दिया है, आई और ई बराबर है, और इससे क्या पता चला है R1 R2 बराबर है, जिसको हम R कह रहे थे, जिसकी वैल्यू क्या आ गई है a/2। तो डेविएशन मिनिमम का फॉर्मूला, अब देखो अगर आई और ई बराबर है तो इन दोनों का नाम आई दे दो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंसी पता होता है। तो हम ये डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं, ये 2i माइनस ए। अभी भी इसमें लोगों को आई एक डायनेमिक टर्म नजर आ रहा है, जिसको हम आराम से ला सकते हैं। क्या लगा के हम, क्या ये R1 और ये R2 अब क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, और ये I और ये भी क्या हो चुका है, ये भी I, ये भी I। तो क्या हम I ला सकते हैं। अच्छा R की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी हो गई है, तो यहां से I में लाना चाह रहा हूं, क्या करोगे, 1 sin I इक्वल टू n sin a/2। तो I का आंसर आ रहा है गंदा सा, साइन इनवर्स n sin a/2। हाँ तो आ रहा है गंदा सा, उसमें क्या करें, 2 साइन इनवर्स n साइन। किसको लगता है कि ये फॉर्मूला हम रट पाएंगे, डेराइव भी नहीं करना है। तो क्योंकि इसका लुक बेहद गंदा आया है, और अल्टीमेटली आखिरकार हम बहुत सारे फैसले लुक को लेके करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम नहीं रटने वाले हैं। तो क्या कोई बेटर लुक पॉसिबल है, यस, इसका बेटर लुक हमने कई बार देखा है, वही मैं लाने वाला हूं। लेकिन ध्यान न भटक जाए, इसलिए मैंने पहले तुम्हें बताया है कि हमारा मेन हीरो अभी भी यही है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए पिक्चर में साइड हीरो सामने आ जाए तो तुम कहो नहीं यही मेन हीरो है, इसलिए मैंने थोड़ा देर के लिए डेल्टा मिनिमम की महिमा बनाए रखने के लिए ये फॉर्मूला बताया है। हो सकता है कि तुम्हें 4 ऑप्शन में से ये आंसर देखने को मिले, तो तुम्हें ये नहीं याद रहेगा। तुम्हें क्या याद रहेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस फॉर्मूले का लुक थोड़ा बढ़िया करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में लुक मैटर करता है। ए को इधर लाते हैं, ठीक है, ए को इधर लाते हैं, तो क्या बन गया, 2 साइन इनवर्स n साइन a/2। अब क्या यहां से 2 उड़ा के यहां डिवाइड में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन इनवर्स वहां से हटाना हो तो यहां साइन बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू n साइन a/2। तो फॉर्मूला होगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a/2।
अक्सर लोग ये फॉर्मूला रटते हैं। क्या देखा है पहले? ये देखा देखा सा, सुना सुना सा, आई मीन सुना सुना सा लग रहा होगा। और ये याद रखना बड़ा आसान है यार। देखो यार, a प्लस डेल्टा बाई, अरे मेन कैरेक्टर को कैसे भूल जाओगे यार? और a बाई टू इधर भी है, a बाई टू नीचे भी है, बस a के साथ यहां क्या जुड़ा है? डेल्टा। तो याद रखना आसान है यार। अच्छा, n की कोई यूनिट होती नहीं रही, तो साइन टर्म ऊपर है, उसकी भी कोई यूनिट नहीं। अरे यूनिट लेस का रेशियो तो यूनिट लेस आएगा ही। तो साइन साइन है, बस ऐसे याद रखो। एक में डेल्टा मिनिमम लपेटा गया है, एक में नहीं है, बस ये याद रहेगा। देखो अभी तुम्हें रटना यही है, दुनिया जिसको रटती है वही हमें। लेकिन अगर कभी ये फॉर्मेट चाहिए तो तुम क्या करोगे? देखो उल्टा काम करो, इसको इधर पहुंचा दो पहले तो। ओके, हाँ हाँ, इसको इधर पहुंचा दो तो n sin a बाई टू ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर एक पीछे स्टेप जाओ, इसको इधर पहुंचा दो तो ये आ जाएगा। तुम्हें डेल्टा मिनिमम लाना है ना, तो तुम डेल्टा मिनिमम को एक तरफ रखो, 2 इधर पहुंचा दो, फिर a माइनस में कर दो तो यहां पहुंच जाओगे। तो उल्टा काम भी तो किया ही जा सकता है ना। तो याद हमें वही रखना है जो याद रखने लायक है। फिर अगर हमें गंदा लुक कोई पूछेगा तो हम रिवर्स ऑर्डर में जाके वो गंदा लुक निकाल देंगे। इस फॉर्मूले को देख के बहुत बार मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि n का फॉर्मूला क्यों निकाला गया है? n तो गिवन डेटा होता है, n तो फिक्स चीज होती है। तब मुझे समझ में आया बहुत दिन बाद कि लुक मैटर्स कि ये केवल और केवल लुक के चक्कर में फॉर्मूला ऐसे बनाया गया, वरना डेल्टा n लाना हमारा मकसद इस टॉपिक में था ही नहीं। इस टॉपिक में जो मेन मुद्दा था वो किसके पीछे था? मेन कैमरा इसके पीछे, और उसको देखो कहां अंदर कैद खाने में डाल दिया गया है। तो होता है कई बार हीरो कैद में चला जाता है, बट हीरो तो हीरो ही रहेगा ना। हाँ हाँ, बाहर आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो बाहर आ जाएगा। तो ले दे के यार, पूरी स्टोरी में से कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए। ये थोड़ी सी स्टोरी है यार। ये जनरल डेविएशन का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है भाई, ये भी याद रखना है। इसमें आई और ई डायनेमिक टर्म है। यस, मेन हीरो को देखो तुम लोग, मैं किनारे ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में डेल्टा मिनिमम ये बन जाता है क्योंकि आई सेम हो जाता है, और क्योंकि आई भी फिक्स पैरामीटर से रिलेट किया जा सकता है, तो ये लुक आ जाता है। बस ये 3 चीजें याद रखना है। और कैसे आया है? तो स्नेल लॉ इन्वॉल्व हुआ है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि स्नेल लॉ, कभी कभी स्नेल लॉ डायरेक्ट तुम्हारा फायदा करा देता है, इसलिए वो भी पता करने में कोई बुराई नहीं है। कोई दिक्कत है भाई? नोट कर लिया भाई? नोट करने पे ध्यान दो, घर की बातें चलती रहेंगी। किसकी? फॉर्म में रहना है सबको आ गया फॉर्म, 7 फेब को आ गया था। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए जल्दी भर देना चाहिए हमेशा। वहां से तुम्हारा कम्युनिकेशन आए वहां से कि ये गड़बड़ हो गया है, तो तुम प्रॉपर उसको फीडबैक दे सको कि ये गड़बड़ इस वजह से हो गया, प्लीज सही कर लीजिए। इतना तक का समय होना चाहिए सबके पास। होता ही है, कभी कभी कुछ चीजें वहां एक्सेप्ट नहीं होती, तो वो लोग अगर लास्ट डेट बहुत करीब होगी तो कहां से करेक्शन करा पाओगे? तो भैया फॉर्म भर दो। और फॉर्म, हाँ, कभी कभार, मतलब अभी 1000-10,000 बच्चों में से किसी एक के साथ तो ये हो ही जाता है कि ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़, तो ये सब सुधारने का समय होना चाहिए। तो इसलिए बहुत लास्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। वो लोग किसी ना किसी तरह से संपर्क करेंगे भाई। तुम लोग सब तो भरवाते हैं, गांव कस्बा, नंबर, पिता का नंबर, आधार, सब तो लिखवाओ, तो मतलब बस यही रह जाता है जमीन के कागज वरना तो वो तुम्हारे खेत तक आ जाएंगे। हाँ, जमीन का अगर रखवा लेंगे तो फिर कहेंगे वो ये सिक्योरिटी की वजह से मैं बैठ गया, कुछ तो कारण हो गए। मतलब मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करती हूं, तुम्हें क्यों जानना? इसलिए ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, ताकि उनको पता हो कि कैंडिडेट कहां रहता है, कहां से फॉर्म भरा है उसको। अच्छा ये बताओ,
अगर तुमने मान लिया कहीं और की जगह दे दी और तुमको सेंटर का जम्मू कश्मीर दे दिया, अच्छा लगेगा तुमको? तो वो चाहते हैं कि तुम्हारी सुविधा। वो तो एड्रेस तो मांगते ही है वो। हाँ। उसके अलावा एड्रेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगते हैं कि तुम क्या क्या भाई, एक कोई वर्ड होता है जो वोटर में यूज होता है। हाँ, वोट वो देने पता के नहीं समय करते word होंगे होता है, वो एक्चुअली। मांगते रहते हैं। हाँ, पूछते होंगे भाई तो कि मेरे पापा को भी नहीं पता भाई। होगा कुछ ना कुछ पर्पस। अब तो ज्यादा चीजें इसलिए भी मांग रहे हैं कि कहाँ पेपर आउट होता है, अंदाजा लगाना है किस तरह के बच्चे कहाँ पाए जाते हैं, है ना? कौन लोग ज्यादा पेपर आउट करवाते हैं ये पता करने के लिए, कौन से विधानसभा में कौन सा विधायक है जो पेपर आउट करा सकता है, तो ये पता होना चाहिए ना ये। चलो खैर, इधर वापस आते हैं हम लोग। तो अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो जनरल, इन जनरल किसी भी एंगल का प्रिज्म हो सकता है, यानी ए कुछ भी हो सकता था। ए 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता सकता है, 70 डिग्री होता है। लेकिन अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थिन प्रिज्म का। थिन प्रिज्म यानी अब थिन प्रिज्म कितना डेविएशन देगा। तो पहली बात तो यार, थिन प्रिज्म के साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इसमें बहुत बड़ा एंगल मत डाल देना। बहुत बड़ा एंगल डालने से एक बेसिक खतरा क्या है कि रे पहले बार टर्न करी क्लॉकवाइज, ये नॉर्मल है यहां का, दूसरी बार टर्न करी, भाई नॉर्मल से दूर हटती कि नहीं, पहली बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, तो प्रिज्म का जो मेन काम था सेम सेंस टर्निंग 2 बार देना, वही खत्म हो गया। तो क्या थिन प्रिज्म है, यानी इसका एंगल ए क्या है, स्मॉल है, तो तुम्हें आई भी कैसा रखना चाहिए, स्मॉल रखना चाहिए। अगर आई स्मॉल होगा तो पहली टर्निंग के बाद जो दूसरी टर्निंग होगी वो सेम सेंस टर्निंग होगी, यानी आई मस्ट बी स्मॉल। और अगर आई स्मॉल होगा तो डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए होता है यार। अरे आई स्मॉल होगा तो R1 R2 स्मॉल होगा तो ई भी स्मॉल होगा, तो यार ये सब स्मॉल तो डेल्टा भी, इसका मतलब डेल्टा भी, तो फायदा क्या है? हमें डेविएशन चाहिए था, अच्छी खासी टर्निंग चाहिए था, और हम यहाँ थिन प्रिज्म में डिस्कस कर रहे हैं जो कि टर्निंग देता ही नहीं है ज्यादा। फायदा है, फायदा क्या है कि हम यहाँ पे डेविएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें थोड़ा ज्यादा डेविएशन चाहिए, 2 प्रिज्म अगल बगल लगा दो, और ज्यादा चाहिए 3 लगा दो, थोड़ा बढ़ गया तो एक उल्टा प्रिज्म लगा दो। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत पता करने की कोशिश की भाई क्यों पढ़ रहे हैं थिन प्रिज्म। तो 2 कारण समझ में आए। एक तो कि थिन प्रिज्म की मदद से हम मनमाफिक डेविएशन पा सकते हैं प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन, आई मीन सीरीज ही होगा, कॉम्बिनेशन फेवर में या कॉम्बिनेशन अपोज में। खैर अभी हम वो कॉम्बिनेशन की बातें करेंगे। दूसरी बात कि थिन प्रिज्म के लिए मैथ्स बड़ी आसान है, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। थिन प्रिज्म के डेविएशन का फॉर्मूला इतना गंदा नहीं है जितना गंदा अभी हम पढ़ रहे थे। क्या है डेविएशन का फॉर्मूला? तो मैथमेटिक्स को किनारे करते हुए मैं सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या है? an-1 और वैलिड इन जनरल इफ a इज स्मॉल। अगर a छोटा है तो ये डेविएशन का जनरल फॉर्मूला है। बात समझ गए यार? हाँ बताएं, ये बढ़िया लग रहा है डेविएशन का फॉर्मूला? पहले वाला बढ़िया था या ये अच्छा है? ये सबसे बढ़िया है। एक तो छोटा है और इसके अंदर कोई भी डायनेमिक टर्म मौजूद, देखो यार a फिक्स टर्म है, n फिक्स टर्म है, तो डेल्टा एक फिक्स टर्म आएगा। यानी यार इस प्रिज्म में अच्छी बात यह है कि तुम 2 डिग्री पे डालो तो भी वो डेविएशन 1 डिग्री का देगा, 3 डिग्री पे डालो तो भी वो डेविएशन 1 ही डिग्री का देगा। अब बहुत ज्यादा डालोगे तो डेविएशन काउंटर हो जाएगा। नहीं, अभी मैंने ये भी तो देखा यार, बहुत ज्यादा एंगल नहीं रखना है, छोटा सा एंगल रखना है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और उसके बाद ये डेविएशन देगा, स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल डेविएशन देगा। क्या जनता क्लियर कर पा रही मैं क्या बातें कर रहा हूं? किसी को अगर डेविएशन बढ़ाना घटाना है तो मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन कर लो। नोट करते जा रहे, खाली जगह छोड़ी गई, इसमें बहुत ज्यादा लिखा नहीं इस टॉपिक में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा जाए, सब मैथ ही मैथ है, कुछ है नहीं। देखो जरा, जैसे मैंने कहा 2 प्रिज्म अगल बगल सटा के रख दिए गए हैं फेवर में, तो पहले वाले ने कुछ टर्निंग दी है 1 डिग्री की,
तो दूसरे में पड़ेगा तो ये फिर से 1 डिग्री टर्निंग देगा, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, दोनों के अलग अलग डेविएशन का सम। ये होता है फेवर में टर्निंग। कोई दिक्कत है? और अगर दोनों का ए सेम होगा तो ना। मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 अलग अलग लिखे हैं, तो क्या जरूरी है कि ए सेम होगा? डेल्टा 1 होगा A1 N1 - 1 और डेल्टा 2 देगा A2 N2 - 1। मैं सेम कहीं नहीं रहा हूं, सेम होंगे तो डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा हो जाएगा। आपने 1 डिग्री 1 डिग्री लिखा है, तो अगर सेम ही होगा तो ही 1 डिग्री में दोनों में डेविएशन। हाँ, गुड। अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। बिल्कुल सेम होंगे तो 1 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ, ये अगर पहला वाला 1 डिग्री दे रहा था क्लॉकवाइज, अच्छा टर्निंग हमेशा बेस की तरफ होती है ना, यही डिजायर्ड है, तो दूसरा प्रिज्म भी अपने बेस की तरफ टर्निंग देगा। मान लिया इसने 2 डिग्री दे दिया, तो नेट टर्निंग कितनी हो गई, 1 डिग्री, बल्कि उसको हम साइन के साथ -1 लिखेंगे, है ना। तो डेल्टा नेट यहां क्या होगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ये तो टर्निंग फेवर में भी हो सकता। अभी बताओ, 4 फेवर में लगा दो और 3 अपोज में लगा दो, सारे एक जैसे हैं, सारे अलग अलग डेल्टा देते हैं, तो 4 फेवर में और 3 अपोज में लगा दो, कितना डेल्टा मिलेगा, 1 डेल्टा मिलेगा। नहीं, अगर इवन नंबर ऑफ सीधे हैं, इवन नंबर ऑफ उल्टे हैं, तो कितना डेविएशन मिलेगा, 0। जितने सीधे हैं उतने अपोजिट हैं, तो क्या मिलेगा। अगर इवन नंबर ऑफ सीधे हैं, ऑड नंबर ऑफ अपोजिट हैं, एक का अंतर है। खैर समझ गए तुम, कोई दिक्कत है भाई लोग? तो थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से हम डेविएशन मन माफिक पा सकते हैं। डन। तो हम लोग यार इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। गया क्वेश्चन सबके सामने है, पन्ने पलट के पीछे देखें, खुद से फैसला लें क्या पूछा, कहाँ की बातें चल रही, क्या चल रहा है। देखो यार, ये सब जब प्रोसेस हम करते हैं तो सेल्फ लर्नर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज पढ़ो, पन्ने पलटो, सोचो कि कहाँ बातें चल रही हैं, अपने आप फॉर्मूले ढूंढो, खुद लगाओ। तो बजाय कि मैं सब कुछ बताऊं, सेल्फ लर्नर बनने की कोशिश करें, क्योंकि अब तुम्हें सेल्फ ही करना है सब कुछ अगले 2 महीने। टेस्ट देने क्यों नहीं आ रहे हो? टेस्ट फिर से है फ्राइडे को, जिसमें क्या क्या आना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म पूरा, ईएमआई नहीं आएगा, एसी नहीं आएगा, ठीक है। तो आना, टेस्ट मिलेगा तुम लोगों को, टेस्ट पेपर।
चलो यार कुछ मदद चाहिए। ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है और इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों एंगल सेम, यानी ये कितने एंगल का प्रिज्म है 60 डिग्री। चलो यार पहली चीज मैंने बता दी है, इक्विलेटरल मतलब ए दिया है और पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन a/2 होता है, a/2 होता है, तो a है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी यार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कितना बता दिया 30 डिग्री। दूसरा पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया यार? डन। दूसरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम पूछा है। एनीवन डेल्टा मिनिमम? 2i माइनस ए, तो क्या आई पता है? हाँ आई निकाल के कर सकते हैं, दूसरा है कि फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, दोनों चॉइस हैं, जिसको जो ठीक लगे। अगर किसी को अभी फॉर्मूले की नीड लग रही है तो वो फॉर्मूले से ही करे हमेशा, और किसी को अगर कोई दूसरा मेथड स्ट्राइक कर रहा है तो वो ट्राई कर सकता है दूसरा मेथड भी। डेल्टा मिनिमम के लिए आई चाहिए और आई के पीछे पढ़ सकते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। आई कैसे लाओगे? 1 साइन आई इक्वल टू n साइन आर। साइन 30 होता है हाफ, और √3/2 जब आया है साइन आई, तो इसका मतलब आई पता है कितना होगा 60 डिग्री। तो यार 2 इंटू 60 माइनस 60 बराबर कितना? बराबर 60। तो सब इक्विलेटरल 60 ही 60 आ रहा है। डेल्टा मिनिमम 60 आया है, ये एक तरीका था, जिसको ये स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, वरना डेल्टा मिनिमम लाने का दूसरा तरीका क्या था? ज्यादातर लोग ये वाला तरीका लगाते हैं क्योंकि बहुत दिनों तक लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर चले जाते हैं, ये तो हम इसी से लाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन ए दैट इज 60, डेल्टा मिनिमम हमें लाना है, डिवाइड बाई साइन 60/2। क्या साइन 60/2 बोले तो साइन 30 उधर चला जाएगा, √3 साइन 30 बराबर, ठीक है। क्या बताओ √3 साइन 30 हाफ होता है, तो ये √3/2 आएगा, और √3/2 को हम लिख सकते हैं क्या साइन 60 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब बताओ साइन के अंदर यहाँ 60 है, यहाँ ये है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं आपस में, तो 60 बराबर क्या लिख देंगे, 60 बराबर 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा मिनिमम 60 आ जाएगा। ये प्रॉपर मेथड 2 है, जिसको ये अच्छा लगता है ये भी सही है, कोई जरूरी नहीं हम उसी से करें। कितने लोगों ने पहले वाले से किया था इससे? कितने लोगों को ये वाले से किया है? दोनों ही सही हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर ये स्ट्राइक कर जाए ना तो ये सबसे बढ़िया रहता है। भाई आर आ गया है तो आई तो आ जाएगा, आर पता चल गया तो आई तो आ ही जाएगा। बट बचपन की अपब्रिंगिंग में हमें इसी से फैमिलियर कराया गया है, तो दिमाग इस तरफ भी जा सकता है, इसलिए मैं किसी भी रास्ते को गलत नहीं कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। अब देखो यार आई पूछा है, तो यार आई के लिए अब क्या करोगे तुम यार? अब इस फॉर्मूले में डेल्टा और ए डालोगे, वैसे तुम आई पहले ही ला चुके हो, तो आई का आंसर कितना आ रहा है 60, तो सारे आंसर 60 आ गए। दूसरा तरीका क्या था, तुम यार डेल्टा डालो, तो इस फॉर्मूले का तो यूज करना ही पड़ेगा। डन, कोई दिक्कत है नहीं। असाइनमेंट का अपने पहला क्वेश्चन निकाले जरा।
प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। ये लैंग्वेज में सब लिखा है, लैंग्वेज पढ़ के चीजों को करना ये भी अपने आप में काम है। डेविएशन फॉर मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, तो वैसे भी हमने सिंगल कलर डिस्कशन ही पढ़ा है। एक मोनोक्रोमैटिक रे जो नॉर्मली इंसिडेंट करी गई है। नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब क्या है? प्रिज्म के सरफेस के 90 डिग्री पे इंसिडेंट करी गई है ऐसे। उसके लिए हमें बताना है डेविएशन क्या होगा, डेविएशन बताना है। दिमाग लगाएं, कोशिश करें, फिर मैं मदद करूंगा तो अच्छा लगेगा। इस डिस्कशन के लिए डेविएशन बताना है। अच्छा, इन्होंने मदद के लिए कुछ चीजें दे रखी हैं, मैं यहां लिख देता हूं। लिखा है साइन 48 डिग्री 36 मिनट बराबर 0.75। ये दे रखा है, पता नहीं क्यों, अभी समझ में आएगा जब करोगे। ये क्यों दे रखा है अभी जब करोगे तभी समझ में आएगा। अच्छा, ये जनरल डेविएशन है या मिनिमम डेविएशन है? ये जनरल डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है या थिन प्रिज्म का डिस्कशन है? कुछ तो बोलो। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, कोई तो कॉन्फिडेंस बढ़ाए मेरा। यस, जनरल डिस्कशन है। क्यों? क्योंकि थिन प्रिज्म होता तो ए छोटा होता, मिनिमम केस, मिनिमम डेविएशन का केस होता तो उसमें ए जीरो नहीं होता, आई जीरो नहीं होता। क्या ये रे ऐसे गिरी है मतलब आई कितना है? 0 डिग्री है। उसमें आई और ई बराबर होता है बट जीरो कभी नहीं होता है। तो ये जनरल डिस्कशन है, और जनरल डिस्कशन में डेविएशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? आई प्लस ई माइनस ए, जिसमें से ए तो तुम्हें दिया ही है, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो तुम्हें आई और ई के पीछे पढ़ना है। क्या तुम्हें और कुछ भी सीधे दिया है? अरे इसमें कुछ और भी सीधे दिया है। हाँ, क्या? डेविएशन ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट साइन 48 अरे वो तो दिया ही है। तो इन सब में डेल्टा लाना है हमें, इन दो में से आई जीरो है। यस, नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब है नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना होगा? 0। तो आई 0 है, तो बस तुम्हें किसके पीछे पढ़ना है? ई के पीछे पढ़ना है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? 1 सरफेस, हाँ सही बात है। एक ही सरफेस देखा जाए तो डेविएट करेगी, पहली डेविएशन तो सीधे सीधे चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बट अपने इस भाव को मैथ्स में लाएं, केवल भाव से काम नहीं चलेगा। ई हमें लाना है। अच्छा, ई क्या होता है? ये तो अपने भाव को मैथ्स में लाएं।
देखते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ विचार भी करें। ई लाने के लिए क्या चाहिए बताओ? अच्छा, ई लाने के लिए यहां स्नेल लॉ लगाना है, R2 चाहिए। R2 लाने के लिए क्या चाहिए? क्या R1 और R2 का सम A होता है? और R1 तुमने कहा 0 है। अच्छा, R1 कब कहा? अच्छा बताओ, I 0 होगा तो R1 भी सीधे चली गई, मतलब क्या हुआ? I 0 है, इसका मतलब R1 भी 0 होगा, और R1 0 होगा तो R2 और A सेम होगा। किसी को अगर ऐसे नहीं समझ आया तो देखो जरा, ये A है, ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस A, और क्योंकि ये 90 है तो ये A होगा। खैर, इतना दिमाग लगाने से अच्छा फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है। तो यार डेल्टा कैसे आएगा फिर? यहां स्नेल लॉ लगा के 1.5 साइन 30 इज इक्वल टू 1 साइन ई। साइन 30 हाफ होता है, तो ये 0.75 आ गया। तुम समझ गए होगे 0.75 क्यों दे रखा है। तो ई का आंसर पता है कितना आ गया? ई का आंसर आ गया 48 डिग्री 36 मिनट में से 30 घटाओगे तो आएगा 18 डिग्री 36 मिनट। समझ गए? ये मतलब लिमिट ऑफ द क्वेश्चन थी। उम्मीद करो कि ऐसा, लेवल 0 में दिया है। इसीलिए मैंने करा दिया है, क्योंकि लोग लेवल 0 के बाद खुशी खुशी ट्राई करते हैं और फिर चेहरा दुखी हो जाता है 5 मिनट बाद। क्लियर है? एक और क्वेश्चन अगला वाला सबको ट्राई करना है। एक मुझे आर्टिकल याद आया है, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बड़ा फेमस है, तो मैं करा देता हूं, जरा ध्यान दें इधर। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इफ A and delta is same. A and delta is same in case of minimum deviation. ठीक है, क्या क्या सेम है? A और डेल्टा मिन सेम है, तो n का आंसर बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? ऑब्वियसली यार n लाना है। थोड़ा ट्राई करो, देखिए कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। n का आंसर लाना है, और क्वेश्चन में कहा है a और डेल्टा मिनिमम सेम है, तो n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम को भी a ही लिख दो, यही फॉर्मूला था कि नहीं? हमने डेल्टा मिनिमम की जगह भी क्या लिख दिया है? a। और अब ये फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड लुक का आता है, बड़ा फेमस लुक है। ऊपर आ गया है साइन ए, नीचे आ गया है साइन a/2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्या इसको और छोटे लुक में लिखा जा सकता है? कैसे? एनीवन, कोई गैस? किसी को एक फॉर्मूला याद है यार? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी ना कभी देखा है, नहीं देखा? अच्छा बताओ, साइन 2 थीटा अगर ये होता है तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन, देखो इसका आधा एंगल इधर आया कि नहीं, तो यहां हम क्या लिख देंगे? a/2 और cos a/2। ये चलो लिखते हैं यहाँ पे, क्या? 2 साइन a/2 cos a/2 अपॉन साइन a/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और n का ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है a/2। अच्छा, फिर से मैं रटने की सलाह नहीं दूंगा, इसको क्वेश्चन ही मानो, बट ये तुम्हारे स्किल का पार्ट होना चाहिए कि अगर ये नजर आ रहे हैं सामने ऊपर नीचे, तो हमें काटने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करें।
डन। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन की मदद ना लें, पिछला जो मैंने आर्टिकल किया उसकी बिल्कुल मदद लें, इसको इंडिपेंडेंटली सोचें, क्योंकि जरूर नहीं पिछला आंसर याद रहेगा। पिछले क्वेश्चन का सहारा तो नहीं लिया? ठीक है, लिया है, याद कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का सहारा लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, नहीं लोगे तो भी हो जाएगा। मैं पिछले क्वेश्चन का सहारा नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं मान के चलता पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है, तब क्या करोगे यार? सबके दिमाग में देखो यार, एन दिया है क्वेश्चन में तो एन का यूज करना ही है ना। और ए पूछा है और डेल्टा मिनिमम ए बराबर बोला है, क्वेश्चन में कहा गया है डेल्टा मिनिमम और ए बराबर है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, ए प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। नहीं, एन कितना दिया है 1.5, ए ही पूछा है तो फिर वो स्टेप करना ही है। ये साइन ए आएगा और ये साइन ए बाई टू आएगा, वही स्टेप करना है कुल मिला के। तो ये सॉल्व होके कितना आया था 2 cos ए बाई टू, ये 2 इधर चला जाएगा 0.75 cos ए बाई टू। अच्छा, क्वेश्चन में हेल्प के लिए दे रखा है कि cos 41 डिग्री किसके बराबर होता है 0.75, तो ये cos 0.75 सॉरी cos 41 डिग्री यहाँ इसकी जगह लिख देते हैं। तो क्या a बाई टू किसके बराबर आ गया 41 डिग्री के, तो a कितना आ गया 82 डिग्री। हाँ, इसका सहारा ही लेना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो तुम्हें यार ऐसा तो यहाँ से भी तो स्ट्राइक कर सकता है ना, मैं कह रहा हूँ कि एकदम शुरू करो, फिर यहाँ 2 sin a बाई टू cos a बाई टू करो, फिर sin a बाई टू करो। अगेन ये लेवल 1 क्वेश्चन है, गलती से लेवल 0 में आ गया है इसीलिए मैंने करा दिया है, इसके बाद शायद लेवल 0 ही है। ठीक है, अब तो कर भी तो लोगे यार, कुछ मजबूती भी तो आ गई है। तो अभी क्या है, यहां तक के सारे क्वेश्चन सबको करना है, 20 मिनट यहीं बैठ के करना है, उसके बाद घर जाके करना है, करते रहना है, 20 मिनट यहीं बैठ के करना है। जो मोमेंटम है ना, इसका यूज किया करो। आंसर मैंने पूरे शेयर कर दिए हैं, सब देखो करो, जो पूछना है क्लास के पहले और क्लास के बाद पूछो। अब क्लास में डिस्कशन, बच्चों वाला डिस्कशन अब नहीं होगा, जो कुछ पूछना है क्लास। हाँ पूछ लो, ले आओ। ठीक है, ज्यादातर लोग तो अभी कर ही पा रहे हैं, मतलब 90% हो गया होगा। अब पहले 70-60 हुआ करते थे जमाने पहले, फिर तुम लोग 80 करने लगे, तो अब 90% तो हो ही जाते होंगे। 10% पूछ लिया करो, और सबके 10% जरूर नहीं कॉमन हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में लेंस वाले टॉपिक के साथ।